नमस्कार, 7 PM न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। क्रिकेट की जब भी बात करते हैं तो जहन में आता है कि ये भद्रजनों का खेल है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, विडंबना है कि भद्रजनों का ये खेल राजनीतिक घुसपैठियों के चलते गंदगी का अंबार बन चुका है। जिस कदर यहाँ पर गंदगी छाई हुई थी, जिस कदर क्रिकेट के अंदर बदनामी दर बदनामी की तस्वीरें सामने आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और इस संज्ञान के जरिए क्रिकेट के अंदर, बीसीसीआई के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट बोर्ड के अंदर फैले हुए कचरे को खत्म करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए। उम्मीद थी कि बीसीसीआई इस बात को समझेगा, लेकिन बीसीसीआई ने इस बात को नहीं समझा। सवाल यह है कि क्या बीसीसीआई अपने आप को कानून से बड़ा मानता है? क्या बीसीसीआई अपने आप को ईश्वर समझने लग रहा है? और अगर ऐसा है तो बीसीसीआई के अंदर बैठे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। आज इसी मसले को हम समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब बीसीसीआई को फटकार लगी है तो क्या बीसीसीआई के अंदर बैठे लोगों को बाहर करने का वक्त आ गया है? कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के लिए लोढ़ा पैनल ने अदालत से अनुराग ठाकुर समेत बीसीसीआई के आला अधिकारियों को हटाने की मांग की। लोढ़ा पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में क्रिकेट प्रशासकों से क्रिकेट संस्था के आला अधिकारियों को बदलने की मांग की। पैनल ने कहा कि बीसीसीआई और उसके अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे और बार-बार बयान जारी कर अदालत और लोढ़ा पैनल के अधिकार को छोटा साबित कर रहे हैं। लोढ़ा पैनल के वकील ने कहा कि बीसीसीआई ईमेल और उन्हें भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दे रही। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीसीसीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए सुधारों को लागू करने को कहा है। न्यायाधीश एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि अगर बीसीसीआई को लगता है कि वो खुद को सबसे ऊपर समझते हैं तो वो गलत हैं। उन्हें अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा। पीठ ने कहा कि बीसीसीआई भगवान की तरह व्यवहार कर रही है। या तो आदेश का पालन करो, वरना हम तुमसे आदेश का पालन करवाएंगे। दरअसल हाल ही में बीसीसीआई पर अपने नए सिलेक्शन कमेटी की घोषणा में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी बनाने को कहा था, जिसके सभी सदस्यों को टेस्ट क्रिकेट खेलने का अनुभव हो। लेकिन बीसीसीआई ने पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एमएसके प्रसाद की अगुवाई में 5 सदस्यीय चयन समिति की घोषणा की, जिसके 2 सदस्य ऐसे हैं जिन्हें टेस्ट मैच खेलने का अनुभव नहीं है। वहीं 21 सितंबर को महाराष्ट्र के बिजनेसमैन अजय शिर्के को दोबारा बीसीसीआई का सचिव चुना गया। लोढ़ा समिति के अनुसार बीसीसीआई ने अपनी सालाना आम बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया। बीसीसीआई ने अदालत से कहा कि उन्होंने अधिकतर निर्देशों का पालन किया है और धीरे-धीरे बाकी का पालन भी करेंगे। इस पर पीठ ने कहा कि जैसा हो रहा है उससे हम खुश नहीं हैं। हमें बीसीसीआई से ऐसे रवैये की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने भी अदालत का रुख किया और कहा कि कोर्ट के सामने लंबित याचिका को तत्काल रूप से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई की समीक्षा याचिका की रजिस्ट्री में अब भी दोष हैं और वो इसे सुनवाई के लिए नहीं रख रहे। पीठ ने इसकी सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर का समय दिया है। साल 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग तथा बैटिंग घोटाले के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा के नेतृत्व में पैनल का गठन किया था। इसी साल 18 जुलाई को कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में पैनल ने दुनिया की सबसे रईस क्रिकेट संस्था में सुधार के लिए कई बदलाव की सिफारिश की थी। बीसीसीआई ने 30 सितंबर को विशेष आम बैठक बुलाई। इससे पहले 21 सितंबर को बोर्ड की सालाना आम बैठक हुई थी। समिति ने बोर्ड को 2 डेडलाइन दे रखी है। पहला, वो 30 सितंबर तक बोर्ड में संवैधानिक स्तर पर बदलाव करे और दूसरा 15 दिसंबर तक वर्किंग समिति की जगह बोर्ड 9 सदस्यों की शीर्ष समिति का गठन करे। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने लोढ़ा समिति के किसी भी सुझाव का पालन नहीं किया।
बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू को लोढ़ा समिति के सुझावों को रिव्यू करने के लिए नियुक्त किया था, जिन्हें इन निर्देशों के पालन के संबंध में सुझाव देना है। इससे पहले पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर और कपिल देव ने लोढ़ा समिति पर सवाल उठाए थे। दोनों का मानना था कि कुछ सिफारिशें काफी कड़ी हैं, जिसमें एक राज्य एक वोट और प्रशासकों के लिए 3 साल का ब्रेक शामिल है। रवि शास्त्री भी यही प्रतिक्रिया दे चुके हैं, जिन्होंने विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने के लिए लोढ़ा समिति और बीसीसीआई के बीच बातचीत की वकालत की थी। इन दोनों दिग्गजों का मानना है कि काम करने और नियंत्रण के लिए बीसीसीआई का ढांचा अलग तरह का है और इसीलिए समिति की सारी सिफारिशें उसके लिए शायद फायदेमंद नहीं हो। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल ये है कि क्या बीसीसीआई अपने आप को कानून से भी ऊपर मानती है? क्या बीसीसीआई के मेंबर्स को खुद नहीं लगता कि क्रिकेट में जो गंदगी है उसे साफ करने की जरूरत है, या फिर निज स्वार्थ के चलते वो तमाम चीजों को दरकिनार कर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं? इस मसले पर हम ज्यादा पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ 2 मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जाने माने सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से AK दुबे साहब, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से ही शैलेंद्र सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। और सुदर्शन न्यूज संवाददाता, खेल संवाददाता अमित पांडे भी इस पैनल का हिस्सा बन रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं सबसे पहले दुबे साहब आपके पास आना चाहूंगी कि क्या हो रहा है? स्वतः संज्ञान लेता है कोर्ट, और जिस तरीके से सिफारिशें रखी गई थी, उम्मीद थी कि बीसीसीआई मानेगी। देखिए, बीसीसीआई बेसिकली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। बीसीसीआई में उसी राजीव शुक्ला को आप देखेंगे, बीसीसीआई में आप उसी शरद पवार को देखेंगे, बीसीसीआई में उसी अनुराग ठाकुर को देखेंगे, बीसीसीआई में वही कंट्रोलर अरुण जेटली का देखेंगे। तो इसका जो ढांचा है वो ढांचा कंप्लीटली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको डिसाइड करते हैं। अब जो लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशंस है, रिकमेंडेशंस के मुताबिक ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक पब्लिक यूटिलिटी बन जाती है और पब्लिक के लोग उसमें आने लगते हैं और पब्लिक के लोगों का कंट्रोल होने लगता है जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं। अब इतनी अच्छी सिफारिश की राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के परव्यू में आई है। जब आप किसी भी एनजीओ को, किसी भी सोसाइटी को राइट टू इन्फॉर्मेशन के परव्यू में ला सकते, तो इतनी बड़ी जो हमारे देश की संस्था है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के परव्यू में क्यों नहीं आ सकती? दूसरा, 1 वोट का जो एक स्टेट का 1 वोट होगा वो एक मोनोपोली को खत्म करेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में 3 वोट, विदर्भा में, महाराष्ट्र में और बॉम्बे में, तो वो जो वहां की मोनोपोली चलती है वो खत्म होगी। तो कुल मिलाकर जो रिकमेंडेशंस है उनके, अच्छा दूसरा एक टर्म की बात है, जो 3 टर्म की, कोई किसी व्यक्ति को 2 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स मिलेंगे सेम पोस्ट के लिए और 3 से ज्यादा नहीं मिल सकते। ये इतनी सारी चीजें हैं जो बीसीसीआई को बड़ा ट्रांसपेरेंट और फेयर करेगा। तो कोर्ट का बिल्कुल ओपिनियन सही था कि रिकमेंडेशंस को आप इंप्लीमेंट करिए। तो यहाँ पे सवाल यही है कि जब इम्प्लीमेंटेशंस को लागू करने की बात हो रही थी शैलेंद्र जी, तो क्या जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको क्या कानून का डर नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरीके की चीज़ों को सामने रख रहा है, अब तो सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो मनवाना भी हमें आता है। तो आखिर इस हद तक बात पहुंची क्यों? क्या बीसीसीआई के मेंबर्स को कानून का कोई डर नहीं है? और अगर वो कर रहे हैं ऐसा, तो इसके पीछे आधार क्या हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से ऐसा ही लगता है कि इन्हें कानून का कोई भी डर नहीं है। जैसा दुबे साहब ने अभी बताया कि बिल्कुल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें मुद्दा ये है कि भाई एक क्रिकेट का गेम है, एक ये स्पोर्ट्स है, इसमें पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? आपकी वहाँ क्या जरूरत पड़ गई है? जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ तो आप अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से निभा नहीं पा रहे हो। आप इस क्रिकेट के गेम में घुसकर इसमें गंदगी फैला रहे हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपके पास आऊँ। इस वक्त फोन लाइन पर एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है चेतन साहब आपका सुदर्शन न्यूज़ में। और मैं आपसे भी यही समझना चाहूँगी कि बीसीसीआई आखिर अपने आप को कानून से बड़ा कैसे मान सकता है? अगर वक्त है बीसीसीआई के अंदर की गंदगी को खत्म करने का, तो वजह क्या है कि कानून की कही हुई बातों को भी संज्ञान में नहीं ले रहा है बीसीसीआई और अपनी मनमानी कर रहा है? तो मुझे लगता है शायद चेतन साहब से हमारी संपर्क टूट गया है। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र जी प्लीज आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। देखिए, इस खेल के दर्शकों के लिए, इस देश के लिए लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने गलत क्या कह दिया है? वो ये कहते हैं कि आप आरटीआई के अंडर में आइए, आप 3 बार लगातार किसी पोस्ट पे नहीं रह सकते, एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए। उन्होंने गलत क्या कह दिया? इस गंदगी को दूर कैसे किया जाएगा?
सबसे बड़ी बात है कि जब तक इन पॉलिटिशियंस को, इन बिजनेसमैन को इस गेम से दूर नहीं किया जाएगा, ये गंदगी दूर नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट, अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से शायद इसकी गंदगी दूर हो, और जितने भी राजनेता हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो इस खेल से दूर हो जाएंगे। क्योंकि एक सांसद, एक मंत्री, अरे आपको क्या जरूरत पड़ी है इस खेल में मैनेजिंग कमेटी में आने के लिए भाई? ऐसा क्या लालच है जो आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं? इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, या आपको कुछ ना कुछ उससे लाभ हो रहा है, तभी आप वहां पे चिपके पड़े हैं, आप वहां से हटना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। मैं अमित के पास जाऊं उससे पहले मैं दुबे साहब आपसे ये चीज़ समझना चाहूँगी, ये जो बार बार सवाल उठ रहा है कि राजनेता वहाँ पर क्या कर रहे हैं, खुलकर नाम हम लेते हैं, अनुराग ठाकुर हो, राजीव शुक्ला हो, जैसे तमाम हम जो नाम ले रहे हैं, आखिर इनका काम क्या है? अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, कोर्ट में खासतौर से कोर्ट ने जो पैनल ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें ये कहा गया था सिफारिश में कि भाई आप 5 लोगों की जगह 3 सदस्यों को रखें और सबका क्रिकेट का अनुभव होना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति को रखने की जरूरत नहीं है जिनका कोई क्रिकेट से लेना देना नहीं है। तब भी ये लोग उन बातों को दरकिनार करके तमाम तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्या देश के राजनेता हैं ये, और राजनेता ये जानते हैं कि कानून अगर कुछ कहेगा तो हम कानून से बढ़कर कानून को बदल ही देंगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे आधार बनाकर वो कानून की बात को नहीं मान रहे हैं, उनको कोई डर ही नहीं है? देखिए, डर तो नहीं है। अगर डर होता तो जो रिकमेंडेशंस, क्यों नहीं है, यही मैं आपसे समझना चाह रही हूं। रिकमेंडेशंस, क्योंकि ये लोग ऐसा समझते हैं कि देश का संविधान, देश की व्यवस्था, देश का ढांचा इन लोगों के मुताबिक चलता है। और जब बीसीसीआई की बात आती है तो सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग एक साथ हो जाते हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर बीजेपी के हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहे कांग्रेस के हों, चाहे शरद पवार एनसीपी के हों, चाहे आप किसी को भी एबीसीडी उठा के देख लीजिए, सारे पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े हो जाते हैं और वो उसी सिस्टम में रहना चाहते हैं। आप कितने सालों से सुन रहे हैं, हम तो जब से कितने 20 सालों से सुन रहे हैं, वही अरुण जेटली, वही राजीव शुक्ला, वही डालमिया, वही शरद पवार, वही अनुराग ठाकुर और वही सिंधिया, यही पूरा का पूरा सिस्टम चला रहे हैं, बीसीसीआई को पूरा रन कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड। क्या नेक्सेस हो सकता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ना आने के पीछे क्या इसका मकसद हो सकता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ना आने के पीछे इनके हिडन एजेंडे के उजागर होने का डर रहता है। दूसरी बात, कमेटी के जो रिकमेंडेशन है, भाई अगर बेटिंग को आप लीगलाइज करेंगे तो बेटिंग को लीगलाइज करने से दूसरी इतनी अच्छी उसकी रिकमेंडेशन है कि खिलाड़ी को और जो ऑफिस बेरर्स है उनको अपने एसेट्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ताकि बेटिंग से अगर कोई उस टीम को नुकसान पहुंचा रहा है तो नुकसान पहुंचाने के साथ उसकी जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो वो तुरंत उसके परव्यू में आ जाएगा। इतनी ट्रांसपेरेंट चीजें, खुद भी कम से कम जो नुकसान होता है, जैसा हमने देखा बेटिंग के चलते ही तो पिछले दिनों विजय चौक पे एक सुसाइडल केस भी आया था। पूरे देश में डेमोक्रेटिक ढांचे की बात करते हैं और बीसीसीआई में हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, हम डेमोक्रेटिक ढांचे की बात ही नहीं कर सकते। माने ये कैसी व्यवस्था है? और वही लोग बैठे हुए हैं जिन्हें कानून बनाना है। ठीक है, अमित के पास में जाना चाहूंगी। अमित, अब एक खास अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। बीसीसीआई नहीं मान रहा है, कोर्ट अब अपनी तरफ से पूरी तरह से सख्त हो चुका है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है, नहीं मानोगे तो मनवाना हमें आता है। नेक्स्ट क्या? देखिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर नहीं मानोगे तो आपकी पहली बात तो सदस्यता हटाई जाएगी, उसके बाद जो छोटे छोटे चीज़ें हैं उसको दूर करने की यहाँ पे भरपूर कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर आप इन सिफारिशों को नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इससे आपके पास आती हूँ। चेतन चौहान साहब हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर हैं, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है चेतन साहब आपका। मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि आखिर बीसीसीआई को गंदगी को हटाने के लिए अगर एक सिफारिश की गई है तो सिफारिशों को मानने के लिए बीसीसीआई क्यों नहीं आगे आ रहा है? किस बात का डर है? नहीं, देखिए, सवाल डर का नहीं है। इसमें ऐसा है कि कुछ सिफारिशें जो है वो लागू नहीं हो सकती हैं और थोड़ी सी मुश्किल है और उसमें जरा सा थोड़ा मैं समझता हूँ कि अनुचित हो सकता है। बाकी तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बीसीसीआई ने भी थोड़ी यहाँ पे गलती कर दी है। जब ये लोढ़ा कमेटी चल रही थी, जब हियरिंग चल रही थी, उस समय अपना पक्ष रखना चाहिए था, प्लेयरों को भी रखना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था, क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। क्योंकि अब रिकमेंडेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी बंद गया एक तरीके से, उसकी भी मजबूरी हो गई है कि वो भी जो है वो पीछे नहीं जा सकता है
और उसको वो भी विचार नहीं कर सकता, पुनः विचार नहीं कर सकता है। चेतन साहब, दो चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगी। एक तो आपने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मानना थोड़ी मुश्किल है, आखिर वो कौन से पेच हैं, कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं, क्योंकि सिफारिशों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज हो। दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है, बीसीसीआई को कोई चीज गलत लग रही है, तो ऐसा क्यों हुआ कि वो मनमानी करते चले गए? कानूनी ढंग से अपनी बात को वो भी तो रख सकते थे। आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त होने के पर मजबूर होने क्यों दिया गया? ये देखिए, थोड़ा सा ना यहाँ पे जरा मैं कहूँगा कि कुछ लोगों की गलतियां हुई और बीसीसीआई को जो है सही गाइडेंस नहीं मिली है, क्योंकि उनको सही गाइड करना चाहिए था और अपना पक्ष बीसीसीआई ने पुरजोर तरीके से रखना चाहिए था। जो उनको लग रहा था कि जो शर्तें हैं या फिर जो 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 वो रिकमेंडेशंस हैं, संस्तुतियां हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे कि अब 85 साल से लगभग 80 साल से ज्यादा हो गया है, कुछ एसोसिएशन चल रही हैं। अगर उनके वोटिंग राइट खत्म हो जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र से 3 एसोसिएशन है, वहाँ पर एक ही एसोसिएशन वोट दे पाएगी और रोटेशन से होगा। तो इसमें ये हो जाता है ना कि जैसे मुंबई ले लीजिएगा या महाराष्ट्र ले लीजिएगा, अब ये 1945 से ही लोग मैचेस खेल रहे हैं और लगभग 1940 के आसपास जो है ये फाउंडर मेंबर्स हैं जो जिन्होंने पूरे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाया है। अब उनको वोटिंग राइट अगर ना मिले तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा ये अनुचित हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये शुरू में बातचीत करनी चाहिए थी बीसीसीआई को और मनवाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि आप मान जाइएगा। और उसी तरीके की कोई नया स्टेट आ जाता है, मान लीजिएगा छत्तीसगढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़ अभी इस साल से वो शुरू करेंगे क्रिकेट खेलना और एकदम से उसको आप वोटिंग राइट दे दे, पूरा अधिकार दे दे, जो 80 साल से यहाँ पर लगभग जो बोर्ड चला रहे हैं उनका अधिकार समाप्त हो जाता है और इनका। ठीक है चेतन साहब, मैं प्लीज आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहें। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं दुबे साहब। अब मैं जो बात चेतन साहब कह रहे हैं कि ये जो बातें उन्होंने टेक्निकलिटीज में रखी है, क्या ऐसा हो सकता है वो जो कह रहे हैं कि ये दिक्कत आएगी, जो पुराने एसोसिएशन है उसको खत्म करना मुश्किल है, नए वाले को इमीडिएट ऐसे इन्वॉल्व कर लेना मुश्किल है? देखिए, जब अनियमितताओं की बात आई तभी तो रिकमेंडेशंस आई। इतनी अनियमितताएं चल रही थी। अब मुंबई जो महाराष्ट्र लॉबी है, महाराष्ट्र लॉबी का पूरी तरह से दबा, चाहे वो शरद पवार साहब डायरेक्टली हो, चाहे उनके शशांक मनोहर के थ्रू हो, चाहे अभी जो शिर्के बने हैं उनके थ्रू हो, ये लॉबी चल रही है। कुल मिलाकर ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, किसका शेयर ज्यादा है, किसका शेयर कम है, वो उस मोनोपोली को खत्म करने के लिए 1 स्टेट 1 वोट, तो 1 स्टेट 1 वोट होगा और प्रॉक्सी वोट नहीं होगा, तो मोनोपोली खत्म होने के बजाय डेमोक्रेटिक ढांचा खड़ा होगा। ठीक है चेतन साहब, हमारे पास थोड़े कम वक्त के लिए बहुत खास बात कही है। चेतन साहब, आपने सुना ए.के. दुबे जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, वो जो 1 स्टेट 1 वोट की बात कर रहे हैं उसके पीछे जो आधार है उन्होंने सामने रखा है, क्यों नहीं इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं बीसीसीआई एक्सेप्ट कर सकता है? देखिए, ऐसा हो जाता है, दुबे जी को शायद पूरी पॉलिटिक्स नहीं मालूम है। ऐसा भी होता है कि एक स्टेट में अगर मान लीजिएगा 2 वोट हैं, 3 वोट हैं, वो ये नहीं होगा एन ब्लॉक वो एक साथ ही चलती हैं, ऐसा नहीं होता है। कई बार वो वोटें जो अलग अलग भी चली जाती हैं, अलग अलग आदमी को भी चली जाती है। तो इसमें जरा मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जरा बातचीत की आपस में बातचीत करने की आवश्यकता। मुझे नहीं लगता है कि बीसीसीआई एकदम से इतना एडमेंट होकर बिल्कुल ही बात नहीं मानता। मैं समझता हूँ शुरू से ही थोड़ी सी चुक रही है और दोनों में वार्तालाप की जो है वो थोड़ी सी कमी रही है, दोनों में ही कम्युनिकेशन गैप रहा है। हो सकता है यहाँ पे एरोगेंस रही हो बीसीसीआई की, ये भी हो सकता है, या फिर ये है कि क्यों नहीं होगा जी। ठीक है सर, बहुत शॉर्ट में मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी। मैं जानती हूँ आपका वक्त, आपने कम वक्त हमें दिया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज देश में भी ये सवाल उठ रहा है। क्या आपको लगता है कि खेल में राजनेताओं की जरूरत है? जरूरी क्यों है ऐसा कि हम राजनेताओं को ही एक सुप्रीम पद दें? हम क्यों नहीं खिलाड़ियों को वो पद देते हैं? नहीं, देखिए, खिलाड़ियों को भी मौका होना चाहिए, ये मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि राजनेताओं की कई बार आवश्यकता होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मुंबई के अंदर, बॉम्बे के अंदर वानखेड़े स्टेडियम में एस.के. वानखेड़े साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। 12 महीने में उन्होंने स्टेडियम खड़ा कर दिया और क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे इसलिए वो वहाँ पे संभव हो गया। उसी प्रकार से दिल्ली में माननीय अरुण जेटली जी हमारे अध्यक्ष थे, यहाँ पे जो पहले स्टेडियम था वो उसकी कैपेसिटी केवल 26,000 थी, आज हमारे पास 40,000 का सर, आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि 100 में से शायद 10 ऐसे होंगे जो साफ सुथरी छवि के होंगे, 90 तो ऐसे हैं कि वो बैठे हैं तो बैठे हैं और सिर्फ उनकी झोली भर रही है। उन्हें से मतलब नहीं है कि क्रिकेट में क्या गंदगी फैल रही है, क्या गंदगी नहीं फैल रही है।
बात पूरी नहीं हुई है इसमें। मैंने ये नहीं कहा कि सारे ही राजनेता थे, मैं हमेशा कहता हूँ उन्हीं राजनेताओं को आना चाहिए खेल में, चाहे क्रिकेट हो या दूसरे खेल में, जिनके पास समय और जो समय दे सकते हैं। सर वर्तमान में बदलाव की जरूरत है और ये मैं उनके ऊपर भी छोड़ता हूँ, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी खेल संगठन है, चाहे वो प्रदेश के अंदर या फिर नेशनल स्टेज पे हो, ये मिक्सचर होना चाहिए। उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव कमेटी, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तब भी मैंने कहा था, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है, कार्य समिति जो होती है, जो चलाने वाली वर्किंग कमेटी जो होती है, उसमें कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने ही चाहिए। क्रिकेट में ही नहीं, हर खेल के अंदर 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने चाहिए, क्योंकि उनका सर हमारे एडवोकेट साहब पूछ रहे हैं आपसे, फिर ब्यूरोक्रेट्स को क्यों नहीं अलाउ करते? टॉप ब्यूरोक्रेट्स को क्यों नहीं अलाउ करते चौहान साहब? फिर आप लोग नहीं तो टॉप जुडिशियल, चौहान साहब एक विद ड्यू रिस्पेक्ट, टॉप जुडिशियल ऑफिसर्स को क्यों नहीं अलाउ करते आप? सिर्फ वही आप उसी ढांचे की बात क्यों करते हैं, उन्हीं लोगों की बात क्यों करते हैं कि वानखेड़े सामने? आप ये तो देखिए कितनी मालदार जगह है बीसीसीआई, सॉरी टू से, आप बहुत, आपके लिए नहीं, मैं जनरल बता रहा हूँ, मालदार जगह, इसलिए कोई नहीं छोड़ना चाहता, चाहे राजीव शुक्ला जी हो चाहे जेटली, और जो आवाज उठाता है विद इन द परव्यू ऑफ उनका कीर्ति आजाद जैसे हाल होता है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि खाली क्रिकेट में हो रहा है, ये तो क्या टेबल टेनिस, ये तो पूरे सिस्टम में हो रहा है। उसी बात को कह रहे हैं कि एक परंपरागत तरीके से एक फ्रेश आदमी अगर आना चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उस जगह पर आकर के अपने टैलेंट से आगे आना चाहे, उसको क्यों नहीं आगे आने दिया जा रहा है, और कॉकस बना करके क्यों सिस्टम को वहां पर रखा हुआ है? देखिए ये मैं खुद मान रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये सुधार की एक प्रोसेस होती है, आप एकदम से बिल्कुल मत बदल दीजिएगा। मैं खुद कहता हूँ हमेशा कि खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए, और मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की और लोढ़ा की, कि ये तरजीह दे रहे हैं, खिलाड़ियों को तरजीह दी जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, और मैं खिलाड़ियों को कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा मौका मिला है, आप अपने जो भी भेदभाव है वो सब छोड़ दीजिएगा। चेतन साहब, शैलेन जी भी हमारे साथ हैं, बहुत शॉर्ट में आपसे एक सवाल करेंगे, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी उनका सवाल भी आप ले लें, उसका जवाब भी जरूर शॉर्ट में दें। शैलेन जी। चौहान साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि किन परिस्थितियों में अजय सिरके साहब को सेक्रेटरी नियुक्त किया गया? क्या उनसे कोई बेहतर व्यक्ति नहीं था बोर्ड के पास? देखिए ये सवाल तो आपको बोर्ड वालों से करना पड़ेगा, मुझसे नहीं करना पड़ेगा। आप एक खिलाड़ी रह चुके हैं, बहुत रेपुटेड और इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी दुबे साहब को कहा कि आपको राजनीति की पूरी समझ नहीं है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। नहीं देखिए, ये जो है ना, मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ, ये जो कन्फ्रंटेशन वाला एटीट्यूड है, कन्फ्रंटेशन वाला एटीट्यूड जो रहा है, जिसका भी रहा है, जहाँ भी रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, मैंने शुरू से कहा कि देखिए लगातार बातचीत होनी चाहिए थी। कोई भी रिकमेंडेशन जब ली जा रही थी, लोढ़ा कमेटी जब फॉर्म हुई थी, उसके सामने अच्छी तरह से बात करके करना चाहिए था, और मतलब अपने आप को बड़ा किसी ने कहीं ना कहीं से लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, और जिसकी चलते ऐसी तस्वीर भी सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे खास पैनलिस्ट बने हुए हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ ब्रेक के बाद एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, जाने माने वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीसीसीआई अपनी मनमानी कब तक करता रहेगा, और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर संज्ञान लेते हुए एक फटकार लगाई है, तो क्या सुधार होगा? इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि बीसीसीआई ने आखिरकार क्या अपने आप को ईश्वर से बड़ा समझ रखा है, खुद भगवान समझने लगे हैं, कानून से बड़ा समझ रहे हैं। जो तमाम सिफारिशें जो दी गई थी कोर्ट की तरफ से, उसे माना नहीं जा रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? ब्रेक से पहले एक बार फिर से पैनलिस्ट का स्वागत करना चाहूँगी। मैं दुबे साहब आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी, जैसा कि चेतन चौहान जी पहले बोल रहे थे कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा है, अगर ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होता तो ये स्थिति भी नहीं बनती। एक्चुअली बीसीसीआई
ने जब लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों की बात आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट किया, बीसीसीआई ने बहुत लाइटली उसे लिया कि एक कमेटी बन रही है, रिकमेंडेशंस देगी, रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करना कोर्ट का काम है और हम एक्सेप्ट नहीं होने देंगे। तो इस वजह से उन्होंने बीसीसीआई ने अपने आप को रिप्रेजेंट करना उचित नहीं समझा। मैंने कुल मिलाकर अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक कोर्ट के आदेश के पालन में जो कमेटी बनी, उस कमेटी के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना बड़ा छोटा कार्य समझा। इसकी वजह से उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया। जो चेतन चौहान जी कह रहे थे कि बीसीसीआई को अपना पक्ष वहां पर रखना चाहिए था। अब दूसरी बात ये आती है कि जब सेंट्रल मिनिस्टर ऑलरेडी वहां बैठा हुआ है, ऑलरेडी इतनी बड़ी जिम्मेदारी देश की संभाल रहा है, मिनिस्टर देश की जिम्मेदारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश की जिम्मेदारी संभाल रहे, तो उसको आप एक देश का, कंट्री का जो प्राइड जेंटलमैन गेम है उसमें दे करके। ठीक है, तो मैं आती हूँ दुबे साहब आपके पास। मेरे साथ इस वक्त हरपाल सिंह बेदी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरपाल जी आपका। और ये खबर लगातार चल रही है, अब एक बार फिर से बीसीसीआई को जो फटकार लगी है, और इस बार फटकार नहीं कहेंगे बल्कि जोर का डंडा लगाने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर आप उन बदलावों को नहीं मानते तो हमें आता है। आखिर क्या वजह है, बीसीसीआई क्यों कानून से अपने आप को ऊपर समझ रहा है? आखिर क्यों निडर है वो, क्यों नहीं बातें मान रहा है? ये आपने मेरे से पूछा सवाल? जी हरपाल जी। ऐसा है, अगर बीसीसीआई आप 2-3 साल पहले की बात देख लें, जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक स्पोर्ट्स कोड लाया था, जो कोड बिल आना चाहिए था। उस बिल की 3 धज्जियां आई बीसीसीआई की वजह से। उसमें शरद पवार थे, उसमें सीपी जोशी थे, उसमें राजीव शुक्ला था, उसमें पीसी जो भी थे, अरुण जेटली थे, जो उसका गवर्नमेंट में नहीं थे मगर बड़े पावरफुल आदमी थे, अपोजिशन के थे। तो ऐसा प्रेशर डाला गया कि अजय माकन को उसको निकाल दिया, अजय माकन को उसमें से निकाल दिया कि आपने हिम्मत का, फारूक अब्दुल्ला से इसमें, जिन्होंने मजाक उड़ाया। तो ये बीसीसीआई के दिमाग में ये था कि हमें कौन हटाएगा, और अभी भी उनके दिमाग में ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। जो चेतन चौहान जी कह रहे हैं बिल्कुल गलत कर, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था, दे नेवर टुक सीरियसली कि हमें क्या कर रही है। और ये सब जितने भी ये आपके मथाधीश बैठे ना सारी स्पोर्ट्स करने कि यार हमने तो 40 साल से देखा कई गवर्नमेंटें आएंगी और कई चलेगी, और वो सच कहते हैं, किसी कुछ नहीं किया, वो सच कहते हैं, किसी ने कुछ नहीं, इतनी करप्शन है। अभी ओलंपिक में जो मजाक बना, ये साफ मान लिया जाए कि बीसीसीआई राजनीतिक घुसपैठियों का अड्डा बनता जा रहा है। और इस सारे राज्य बीसीसीआई के सारे, आप ओलंपिक देख लीजिए, इतना जलालत हुई हिंदुस्तान की, इतना जलील भारत हुआ। उसके बाद आप 1.5-1.25 मेडल लेके आप सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहे, कमाल कर दिया, उन पर करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, कोई समझ नहीं आ रही। तो ये जो ओवरऑल सिस्टम है ना, जिसमें बीसीसीआई के मठाधीश बैठे हैं, उनके पास इतना पैसा है। ये तो लोढ़ा साहब आ गए हैं, आप ये सोचिए, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ, ये सब सोचते हैं कि कब वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस का रिजल्ट हो, हम तब तक करें। इनका डिले टैक्सी रहता है कि इनको पता आता है कि कुछ दूसरा जज आएगा, देख लेते हैं। मगर ये इन्होंने जो बीसीसीआई ने किया वो डेलिबरेटली किया, और इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि आप हिंदुस्तान, आप लाइक करें या ना करें, चलिए लोढ़ा कमेटी की पासिंग गलत है ये मान लो, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है, हम क्यों जब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब गलत है सही है, सुप्रीम को आप कोर्ट के सामने मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या ये लोग मानेंगे? अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए उसका पालन होगा? दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ तो कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे, मेरा ख्याल गवर्नमेंट इस जो सीसीआई को आदत पड़ गई है कि हम गवर्नमेंट से मदद लेंगे, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट, इनके इतने पैसा, इतना क्राउड है, सब कुछ कर लेंगे, मेरा ख्याल वो नहीं चलेगा फिलहाल। अब 30 सितंबर को पता, मगर ये बीसीसीआई ने एक मजाक बनाया था सुप्रीम कोर्ट का कि तुम कर लो क्या करोगे। ठीक है। उन्होंने ये सोचा था कि कुछ नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हम जा देंगे। ये इनका पावर है, इनके पास जो पैसा है ना, पैसा है। देखिए मैं आपको छोटी सी बात होता है, ये बीसीसीआई और आईसीसी में देश का कितना मजाक बनाया, ये सब देश वक्त बैठे हुए हैं बीसीसीआई में। उन्होंने आईसीसी को चिट्ठी नहीं, वर्बली कहा, सुनिए इससे बड़ी इंटरेस्टिंग, वर्बली कहा कि आप भारत की गवर्नमेंट को लिखो। देखिए बीसीसीआई वाले कह रहे हैं अपने मुल्क का कैसे बेड़ा गर्क करें। बीसीसीआई ने आईसीसी को कहा कि आप गवर्नमेंट को कहो, सुन लीजिए, कि गवर्नमेंट को कहो कि ये लोढ़ा का विषय डालो, नहीं हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि खुद का ही बोर्ड इस तरीके की हरकतें कर रहा हूं। मैं हरपाल जी आपके पास आऊंगी, प्लीज आप हमारे साथ बने रहे। शैलेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे ही कहा जा रहा है बार बार कि बीसीसीआई के जितने भी मेंबर्स हैं, खासतौर से जो राजनेता वहां चिपक कर बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं अरे हमको किस बात का डर, कानून तो हम भी बनाते हैं। लेकिन इस बार जो पहलू है वो थोड़ा अलग हटके है। इस बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरा ये सख्त रुख अपनाया गया है कि आप नहीं सुधरोगे तो सुधारना हमें आता है। तो आपको लग रहा है कि ये
लड़ाई आगे जाके और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है? क्या ये राजनेता फिर क्या सुप्रीम कोर्ट की बात को समझेंगे? क्या झुकेंगे सुप्रीम कोर्ट के आगे, या कोर्ट को और भी ज्यादा सख्त होने की जरूरत है? देखिए, कोर्ट के आज के आदेशों से तो यही लगता है कि ये सुधरेंगे, यदि नहीं सुधरेंगे तो कोर्ट इन्हें सुधार देगी। भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता ये किसी को नहीं पता है, लेकिन इस जेंटलमैन गेम को क्लीन करने के लिए इन राजनेताओं को, इन व्यापारियों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। लोढ़ा कमेटी ने एक सिफारिश ये भी की थी कि इसमें जितने भी इंटरनेशनल लेवल के जो क्रिकेटर्स हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनको इनके मैनेजमेंट कमेटी में रखा जाए, जिससे कि ये बीसीसीआई रिस्पॉन्सिबल हो सके, अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर आ सके। क्योंकि पूरे इंडिया के लिए लोग सिलेक्शन करते हैं, पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप इसको जैसे चाह रहे हैं वैसे चला रहे हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड आपने कंपनी बना लिया है, जो आपकी इच्छा होती है, जिसको आप चाहते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं, जिसको चाहते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं, जबकि आपको स्पोर्ट्स की ABCD की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अरे जब आप खेल नहीं सकते, जब आपने खेला नहीं, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप मैनेज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को लाइए। हमारे यहाँ क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स की क्या कमी है? यदि कमी है तो ठीक है, आप लोग आओ, यदि कमी नहीं है तो उनको मौका दो भाई। दुबे साहब, यहाँ पे अब जो एक रास्ता ज़रूर ये समझना चाहेंगे हम सभी कि अगर ये लोग नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्ती के बाद भी वो नहीं मानते हैं, तो जैसे कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है नहीं सुधरोगे तो हमें सुधारना आता है, क्या रास्ता रह जाएगा? देखिए, फिर तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फेस करना पड़ेगा, और देश की जो हमारी संवैधानिक ढांचा है, संवैधानिक ढांचे में जुडिशरी का जो स्थान है, जुडिशरी के जो ऑर्डर्स हैं, उसका अगर इम्प्लीकेशन नहीं होगा तो जो लॉ में प्रावधान दिए गए हैं पनिशमेंट के, वो जो पनिशमेंटों को फेस करना पड़ेगा। मुझे डर इस बात का नहीं है। मैं बेदी साहब की एक बात से बहुत सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले 40 सालों से इन लोगों ने मठाधीशी की है, मठाधीशी कर रहे हैं और चला रहे हैं। मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। डर इस बात का है कि कहीं इस ऑर्डर को, इस सिफारिश को लागू करने से पहले डाइल्यूट करने की कोशिश ना की जाए किसी और ऑर्डर के मार्फत, क्योंकि मामला कोर्ट के सामने है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो ये सिफारिशें हैं, वो सिफारिशें एज इट इज लागू कर दी जाए, या लागू करने का आदेश कर दिया जाए, और उनको टाइम दे दिया जाए कितने दिन के अंदर आप इसको लागू कर दीजिए, तब तो एक कोर्ट का ऑर्डर आएगा। नहीं तो सिफारिशें अगर डाइल्यूट हो गई तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा जो है डाइल्यूट हो जाएगा, और जो इनका सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम फिर से चलने लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले जो जरूरत है, जो कोर्ट को करने की जरूरत है, वो ये कि इन सिफारिशों को एज इट इज लागू करने का आदेश पारित कर दिया जाए अगले आदेश पर, और उनको टाइम दे दिया जाए कि आप 6 वीक्स में, 8 वीक्स में, 6 मंथ्स में इसको इंप्लीमेंट करके, ढांचा बना करके हमारे सामने दीजिए। क्योंकि जितनी भी सिफारिशें हैं, जितनी भी चीजें बड़ी ट्रांसपेरेंट और बड़ी फेयर हैं, जो डेमोक्रेटिक ढांचे में बहुत ही अच्छी होंगी। दूसरी बात, बेदी साहब ने कितनी बड़ी बात बोली कि यहाँ के लोग आईसीसी को, माने देश को शर्मसार करने वाली बात ये नेता किस तरह से करते हैं कि आईसीसी को कहते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखिए। इससे ज्यादा शर्म की बात आप कुछ हो सकती है कि आप अपने देश की नाक कटवा रहे इंटरनेशनल फोरम पे? ये सबसे बड़ी बात, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है हरपाल जी, एक बहुत खास चीज जो दुबे साहब कह रहे हैं कि मुद्दे को डाइल्यूट ना होने दिया जाए, क्योंकि मौका बहुत मिल जाएगा अगर देर की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए। तो वो कौन से मौके हो सकते हैं जो बीसीसीआई हथियाने की कोशिश करेगा, ये भी जानना जरूरी है। हरपाल जी, हरपाल सिंह बेदी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है शायद उनसे संपर्क टूट गया है। बहरहाल एक बार अमित के पास में चलना चाहूँगी। अमित, अब तमाम तरीके से जो ये लड़ाई है वो अब तीखी होती जाएगी। कोर्ट की तरफ से जो एक ऑर्डर सीधे तौर पर दे दिया गया है, सख्ती का जो एक संदेश, एक आदेश दिया गया है, वो लड़ाई और तीखी होती जाएगी। बीसीसीआई की तरफ से क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? किसी मेंबर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है सामने? देखिए, अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 6 तारीख को कोर्ट ने ये फैसला किया है कि 6 तारीख को आप आइएगा हमारे यहाँ, उस पर आप विचार करिए कि 6 तारीख को आप हमें क्या देंगे, क्या किस तरीके के हमें जवाब देंगे। जब जो जवाब देने के लिए एक समिति बनाई गई थी, आपको याद होगा कि जिसमें VVS लक्ष्मण है, सचिन तेंदुलकर हैं और सौरभ गांगुली है। इनसे भी सलाह मशविरा किया जाएगा कि आखिरकार कोर्ट के इस जवाब को किस तरीके से जवाब दिया जाए। तो यहाँ पे इन तीनों जो महान खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी पहले अपने ज़माने के रहे हैं, तो उनकी कुछ न कुछ नीति जरूर होगी कि उन्हें बीसीसीआई को कुछ न कुछ सुझाव जरूर देंगे कि किस तरीके की चीज़ें हैं, आपको किस तरीके से करना होगा। जो रही बात जो हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि उन्होंने खत लिख के दिया, आपको वो एक याद दिलाना चाहूँगा, शशांक मनोहर जो कि बोर्ड के अध्यक्ष थे, वो बीच मझधार में बीसीसीआई को छोड़ के आईसीसी में चले गए। वो अपने घर को नहीं संभाल रहे थे, जो घर ढह रही है उसे नहीं संभाल रहे, तो वो छोड़ के
आईसीसी के घर में चले गए, तो यहाँ पे बीसीसीआई की तरफ से मजाक, देश के लिए मजाक बनाने वाली ये कोई पहली दफा नहीं थी, इससे पहले भी हो चुका है। आपने देखा कि बीसीसीआई ने तो इससे अपना डर्रा बना लिया है और नीति और नियत दोनों ही कहीं ना कहीं से सवालों के घेरे में है, जिसकी वजह से आज कानून को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। शैलेंद्र जी, यहाँ पर एक और चीज़, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब ऐसी मसले सामने आते हैं तो हम देश की सरकार से काफ़ी उम्मीद रखते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों से गंदगी हटाने के लिए तमाम तरीके के अभियान चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक ऐसा अभियान भी होना चाहिए कि हम जनता को इन्वॉल्व करें और उनसे पूछें कि आप किनको चाहते हैं, आप अपने बोर्ड में कुछ खास सिलेक्टिव नाम उनसे मांगे जाएं और तब जाकर बीसीसीआई का पुनर्गठन एक तरीके से कहना चाहिए, उसको रिव्यू किया जाए। ऐसा भी एक अभियान चलाया जा सकता है? नहीं, आप कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा अभियान चलाया जा सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है कि जनता से रिव्यूज़ लिए जाएं और फिर उनके रिकमेंडेशन पे लोगों को उसमें इंक्लूड किया जाए। चीज़ें संभव नहीं है, बट सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सरकार के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि उस कमेटी में जो लोग बैठे हैं, जो बीसीसीआई के मैनेजिंग कमेटी में लोग बैठे हैं, वो भी सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, कल कांग्रेस की सरकार थी उससे जुड़े हुए लोग थे, तो वो भी अपने पदों का दुरुपयोग करके सरकार में अंतर है। हम पर्टिकुलर सरकार पे अगर ना जाएं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अगर देखा जाए तो तमाम तरीके से कई कठोर कदम उठाए जा रहे हैं देश को स्वच्छ करने के लिए। हर सेक्शन में देश को स्वच्छ करने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यदि कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है या कोर्ट से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो शायद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। मैं आ रही हूँ आप पैनलिस्ट के पास। इस वक्त एक खास और मेहमान में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। कीर्ति साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और मेरा सीधा सवाल यही होगा सर, बीसीसीआई जो एक तरीके से अब राजनीतिक घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है, इतनी गंदगी हो चुकी है कि कानून को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, आखिर बीसीसीआई उन सिफारिशों को क्यों नहीं मान रहा है? वजह क्या है? यहाँ पे बड़े दिनों से इतने सारे राजनीतिक बैठ गए हैं जिन्होंने अपने पैसों की रोटियां यहाँ बड़ी सेकी हैं, और जितना गंद इन लोगों ने फैलाया पिछले 16 से 20 सालों के अंदर, इतना गंद बीसीसीआई में कभी नहीं था। खेल का मतलब होता है अनुशासन, और अनुशासन पर अगर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाए तो उसमें गंदगी भरती जाती है, और खेल ऐसी जगह है जहाँ अनुशासन के बिना चलता नहीं। जब आपको ऐसे राजनीतिक मिल जाएं। अच्छा, दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट से डरती क्यों नहीं है? क्योंकि यह अपने आप को देश के कानून से ऊपर समझती है। यहाँ जिस प्रकार से संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है, इनके अंदर यूनाइटेड अलायंस है। इसके अंदर जितने भी पक्ष के लोग हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, सारे लोग एक जगह पर बैठे हैं, एक दूसरे की पीठ खुजाते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में माल कमाते हैं, दिखाते हैं, ये इनको फ्री में पब्लिसिटी मिलती है। तो ये सोच रहे थे कि अभी तक जिस प्रकार से सरकार में जितनी भी सरकारें रही, उनकी मंत्रालयों का ये यूज, मिसयूज, अब्यूज करते थे। इन्होंने सोचा कि ये सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी किस खेत की मूली, इसको भी हम देख लेंगे, हमारे आका तो बैठे हैं गॉडफादर सरकारों में। लेकिन इनको उल्टी पड़ी है, इनकी दुम पे पांव रखी है। इस बार क्या लग रहा है सर आपको? इस बार क्या लग रहा है? आप तो खिलाड़ी भी रहे हैं सर, और राजनीति में भी आपने हाथ आजमा लिया है। आपको इस बार क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक सख्त संदेश दिया है, बदलाव आएगा, सुधार आएगा? मुझे बताइए, क्रिकेट एक ऐसी खेल है जिसको देश में धर्म की तरह मानते हैं। बिल्कुल। ये लोग समझते हैं कि भगवान ने इनको धरती पर अवतरित किया है क्रिकेट चलाने के लिए, और यही है आका, बाकी लोग बेकार हैं। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि जब यह उच्चतम न्यायालय का इस प्रकार से निरादर करेंगे तो लोगों के बीच में किस प्रकार की आस्था होने वाली है न्यायालय की तरफ। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंत्री हैं, जो वकील बने हुए हैं, जो वकील थे पहले अब मंत्री हैं, या मंत्री थे और अब वकालत कर रहे हैं। ऐसे बहुत सब लोग हैं जो उल्टे सीधे करते रहते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब अगर मान लीजिए इस मामले में जेल जाना पड़ा तो बेचारे अनुराग ठाकुर को जाना पड़ेगा, अगर जेल जाना होगा तो अजय शेट्टी जेल जाएंगे। जो असली में आका करते हैं उनको कौन पकड़ेगा जिन्होंने चोरियां की? नहीं, लेकिन सर यहाँ पर आपने जो दो नाम लिए, अगर दोनों नामों पे गौर किया जाए तो एक राजनेता है, वो राजनीतिक तरीके से ही बीसीसीआई को चला रहे हैं, दूसरा अजय शिर्के बिजनेसमैन है। अगर कोर्ट ये कहता है कि ऐसे लोगों को लो जिनका नाता खेल से हो, खिलाड़ी हो वो, तो फिर अजय शिर्के जैसे लोगों का काम ही क्या है? क्यों नहीं अजय शिर्के और अनुराग ठाकुर जैसे लोग जेल के पीछे जाएं? खिलाड़ी को लेना चाहिए ना बीसीसीआई में, तो अगर हम खेल की बात करते हैं तो। अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखना है तो उसके लिए आपको सीईओ बढ़िया अच्छे एमबीए दूसरे लोग मिल सकते हैं जो यहाँ के खातों का ध्यान रख सकते हैं।
लेकिन जहां तक खेल की टेक्निकल बात है उसमें खिलाड़ियों को होना चाहिए। अगर कहीं पर भी क्रिकेट की बात हो रही हो, अब इंटरव्यू देखिए आप, 5 लोगों का इंटरव्यू अभी लिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 को लेना है, 3 का लेना है। आपने कोच के लिए तो एक हाई लेवल क्रिकेटर की कमेटी बनाई, लेकिन जब आपने सेलेक्टर्स की कमेटी बनाई तो उसमें कौन था? अनुराग ठाकुर, जो रिटायरमेंट के समय एक फर्स्ट क्लास मैच खेल गया, दूसरा था शिर्के। ये खिलाड़ियों से क्या पूछते हैं कि आप समय देंगे? अरे बेवकूफो, समय नहीं देंगे तो हम अप्लाई क्यों कर रहे हैं? दूसरा इन्होंने कहा, ये नहीं पूछा कि तुम अगर सेलेक्टर बनोगे तो क्या सेलेक्ट करोगे, ये कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा 3 सेलेक्टर रखो, 3 की बजाय 5 बढ़िया रहेंगे ना। ये कौन सा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया? इससे पता लगता है कि इनकी मानसिकता क्या है। और एक बात आपको मैं मुख्य रूप से बता दूं, जहां पर सिद्धांतों की लड़ाई होती है, उन सिद्धांतों की लड़ाई में यदि व्यक्तिगत कोई आदमी अपना अहंकार लेकर के आ जाए तो इस प्रकार से परिस्थिति होती है जो इनके साथ हुई है। इनके दुम पे पांव रखी है, ये लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानते हैं। इनको सुधरना पड़ेगा, चाहे आका मंत्री बने बैठे केंद्र सरकार में हो, चाहे कहीं भी बैठे हो। इन लोगों ने जिस प्रकार से बर्बाद किया खेल को, वैसे ही बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। कीर्ति साहब, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट ए.के. दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। आजाद साहब, बस एक छोटा सा प्रश्न कि आपने भी डीडीसीए के करप्शन को उजागर करने की, जो विद इन द डीडीसीए था, उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जिन लोगों के नेक्सस को आपने उजागर करना चाहा था, वो लोग इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने आपको ही, विसल ब्लोअर को ही आउट कर दिया। तो ऐसी स्थितियों में क्या आप समझते हैं कि जो लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशंस है, जो सिफारिशें हैं, उनको वो लोग डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं करेंगे? क्योंकि आपका इशारा था कि वही वकील हैं, वही राजनेता हैं, वही सेलेक्टर हैं, वही बीसीसीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं। साहब, ये इन्होंने अवमानना किया है, और इन ऊपर बैठे हुए लोगों के लिए मेरे पास एक 4 लाइनों की कविता है, जो पहुंच गए हैं मंजिल पर, जो मतलब वो लोग जिन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, जो मैदान में नहीं उतरे, जो चुनाव जिंदगी में कोई नहीं जीत सके, और नहीं उनको मालूम है कि आम लोगों के या क्रिकेट प्रेमियों के या दूसरों की क्या दर्द है। जो पहुंच गए हैं मंजिल पर, उनको तो नहीं है शान सफर, 2 कदम अभी जो चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। ये मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ। और यह आपने अरुण जेटली की बात की, अरुण जेटली के समय में जितना घोटाला 16 सालों के अंदर इस डीडीसीए में हुआ, वो मैं नहीं कहता हूँ, वो कहती है एसएफआई रिपोर्ट, वो कहती है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, वो कहती है इंटरनल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, वो कहती है जीपी थरेजा एंड जीपी बाला, जस्टिस जीपी बाला रिपोर्ट, वो कहती है जस्टिस ईला मल्होत्रा रिपोर्ट, वो कहती है जस्टिस मुडगिल रिपोर्ट। ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी रिपोर्टें कह रही हैं। लेकिन सरकार में बैठकर लोग किस प्रकार से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं, वो वही लोग हैं जो आज इस सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं और सोचते हैं कि हम देश के कानून के ऊपर हैं। आप अपने आर्काइव्स में जाइएगा, उसमें देखिएगा मैंने कहा है, और जब कभी भी बात हुई तो मैंने कहा दे थिंक दैट दे आर अबव द लॉ ऑफ द लैंड। ये वो लोग हैं, वो कालिदास हैं, एनलाइटनमेंट मिलने से पहले ये उसी ब्रांच पर बैठे हुए हैं जिसको ये काट रहे हैं। यानी सर, ये साफ जाहिर है कि आज अगर बीसीसीआई गंदी हो चुकी है, वहां गंदगी फैल चुकी है, तो कहीं ना कहीं से उसके पीछे गवर्नमेंट भी जिम्मेदार रही है, वो चाहे किसी भी पार्टी की रही हो। मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को। तो ऐसे में आप आज की, अगर हम वर्तमान स्थिति की, वर्तमान मौजूदा हालात की बात करें, हमने देखा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तमाम तरीके से चीजों को सही करने के लिए कठोर एक्शन लिया जा रहा है, कठोर चीजें, स्टेप्स सामने हम देख भी रहे हैं, ले भी रही है सरकार। आपको क्या प्रेजेंट गवर्नमेंट से उम्मीद है कि बीसीसीआई में भी वो गंदगी साफ करने के लिए अपनी तरफ से कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी, इंटरवीन जरूर करेगी इस पूरे मसले में? बात की कि नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर गंदगी खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यदि घर में खुद गंदगी हो तो दूसरे को क्या बताओगे कि बाहर साफ करो? मेरा सिर्फ केवल यह कहना है कि एक नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल अजय माकन के समय में आया था, कांग्रेस के समय में आया था। मुझे कांग्रेस से मतलब नहीं, मैं एक खिलाड़ी के रूप में बात करता हूं। एक खिलाड़ी के रूप में जब नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल आया तो हम उसका समर्थन करना चाहते थे। आज वो लोग जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल को नहीं लाना चाहते थे, आज कह रहे हैं कि साहब उसको ले आओ, सरकार के माध्यम से ले आओ, कम से कम हमारे सर पे जो तलवार लटकी है हट जाए। क्यों? क्योंकि उसमें इतने कड़े कानून जो बनाए गए हैं, इतने बढ़िया कानून जस्टिस लोधा के बनाए गए हैं, उसमें नहीं है, तो इनको शायद थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से इस सुदर्शन चैनल के माध्यम से कहूंगा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, हमारे खिलाड़ी आपके बहुत बड़े फैन हैं, कृपया जस्टिस लोधा कमेटी को हूबहू नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल में लेकर के आइए, और इसके अंदर केवल क्रिकेट नहीं, जितने भी खेल और खेल संघ हैं
उनके ऊपर यह लोधा रिकमेंडेशंस लगनी चाहिए। बिल्कुल आजाद साहब, हम लोग भी आपकी इस बात से 100% सहमत हैं ज्यूरिस्ट होने के नाते, और हम ये चाहते हैं कीर्ति आजाद जैसे और लोग हों जो इन नेक्सस को, जो कॉकस है उसको, जो करप्शन है उसको वो उजागर करें, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, देश जानता है कि आपने क्या बताने की कोशिश की थी और रिजल्ट क्या मिला था, लेकिन सारे लोगों की सिंपैथी, सारे लोगों की सोच, सारे लोग चाहते हैं कि जो जस्टिस लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं वो लागू हो, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। सर मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं जिस समय लड़ रहा था बहुत लोग थे लेकिन सामने आकर के नहीं बोलते थे। आज आपका भी आशीर्वाद और समर्थन मिला है मुझे, तो मुझे याद आता है मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मुझे आशीर्वाद देते रहिए। मैं इस लड़ाई और जंग को जीत करके रहूंगा, लड़ूंगा अंतिम तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई कारवां बनने लगा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बीसीसीआई से ये गंदगी हटे। चलते चलते टू शार्प कमेंट चाहूंगी मैं शैलेंद्र जी आपकी तरफ से, हम क्या उम्मीद रखें? देखिए, उम्मीद तो सबको यही है, पूरे देशवासियों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगी और सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के अनुसार इसमें आमूलचूल परिवर्तन आना चाहिए। और बीसीसीआई को क्लीन करने के लिए, बीसीसीआई के सिस्टम को क्लीन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेप उठाया है और जो हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया था, उसके बहुत अच्छे और सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। ठीक है, दुबे साहब। शैलेंद्र जी की बातों को ऐड करते हुए ये भी कह दूं कि ये सिफारिशें एज इट इज लागू हो जाए टाइम बाउंड मैनर में, ताकि करप्शन को दूर किया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि टाइम बाउंड मैनर में किया जाए, क्योंकि अगर समय दे दिया तो फिर इन सिफारिशों को डाइल्यूट करने के लिए भी उन जो आरोपी हैं, एक तरीके से कहा जाए, उन लोगों को मौका मिल जाएगा इन सिफारिशों को डाइल्यूट करने का। इसलिए ज़रूरी है कि टाइम बाउंड मैनर में इन सिफारिशों को एज इट इज़ लागू कराया जाए, तभी बीसीसीआई में एक अच्छी सुधार, अच्छी तस्वीर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण हमारे बीच रखने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय।